अपन लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ओके, वो सभी मॉलिक्यूल जो एक लिविंग सेल में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, उन सबको क्या कहेंगे अपन? बायोमोलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल यानी केमिकल कंपाउंड एंड बायोस मींस ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी बायोमोलिक्यूल रहते हैं इसको अपन चार मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो चार मेन कैटेगरी रहती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और उसको दूसरा नाम रहता है फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ये चार कैटेगरी हुई जिसको अपन क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से अपन देखते हैं तो ये जितने भी केमिकल कंपाउंड है एक सेल के अंदर उसको अपन दो कैटेगरी में बता सकते हैं। एक मैक्रोमोलिक्यूल जो जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा रहता है और जो अपन बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं और अपनी बॉडी को भी ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहता है। एंड सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोमोलिक्यूल जो उसके छोटे छोटे मोनोमर रहेंगे और जो मिलके आगे चल के क्या बनता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोन्यूट्रिएंट। एंड इसके अलावा और जैसे विटामिन, मिनरल, ये सब चीजें जो रहते हैं ये भी अपनी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल है बट ये बहुत कम अमाउंट में लगते हैं। ओके, सो ये सभी मॉलिक्यूल्स को अपन ने चार कैटेगरी बताई। उसमें से सबसे पहली कैटेगरी दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे इसके नाम में मेंशन किया गया है, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऐसे तीनों एलिमेंट मिलके ये जो भी कंपाउंड बनेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है वो तो अलग नाम हुआ। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा इसको अपन जो अपने डाइट के थ्रू अपनी बॉडी को मिल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में या केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन जो है वो बहुत सालों तक बदलती गई क्योंकि हर केमिकल कंपाउंड जो है वहां पे वेरियस एलिमेंट अटैच होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री, ये सब चीजें वहां पे इन्वॉल्व रहेंगी। ओके, आज अब जब अपन बायोलॉजिकली या केमिकली अगर कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना चाहें तो ये ऐसे कंपाउंड हुए जहां पे हाइड्रोकार्बन की चेन रहेगी बट उसमें एक एडिशनल फैक्टर है या एक मेन फैक्टर है। एक तो वो कीटोन ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए या फिर एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट को अपन डिफाइन कैसे करेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड जिसमें मल्टीपल हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरा नाम रहता है सैकेरॉन। ठीक है, और सैकेराइड्स। ठीक है, सैकेरॉन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज स्वीट। ठीक है, या फिर शुगर, क्योंकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स या मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो अपन कमर्शियली कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से ज्यादा परसेंटेज कौन बनाता है? सिंपल शुगर, जो विच आर स्वीट इंटेक्स। कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है, इसमें जनरली शुगर्स आते हैं बट शुगर ये एक ही कंपाउंड नहीं जो पूरा का पूरा ग्रुप बनाता है, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे बेसिक टाइप ऑफ शुगर ग्रुप जो रहते हैं जहां पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा उसको जनरली अपन क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है इसमें अपन और ज्यादा ग्रुपिंग बता सकते हैं, मतलब सब ग्रुप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, सैकरॉन मीन्स शुगर एंड मोनो मीन्स वन, जिसमें सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे ये जो भी शुगर्स रहते हैं इसमें भी दो टाइप की शुगर्स रह सकते हैं। एक, अगर उसमें अल्डिहाइड शुगर प्रेजेंट रहती है तो उसको कहते हैं अल्डो शुगर। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप CHO, और कीटो शुगर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो ये अगर दो में से कोई भी एक ही ग्रुप रहेगा, दोनों ग्रुप एक ही शुगर में नहीं रहते हैं। अगर उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको अल्डो शुगर कहेंगे, अगर उसमें कीटो ग्रुप है तो उसको कीटो शुगर कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो भी ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें कार्बन का नंबर वैरी कर सकता है, मतलब यहाँ पे
सबसे मिनिमम 3 कार्बन वाली शुगर, 4 कार्बन वाली शुगर, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सिंपल शुगर्स के। सो ये वो शुगर्स हुए जिनमें 6 कार्बन रहते हैं एंड उसके साथ एक तो कीटोन ग्रुप रहेगा या फिर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो ऐसे शुगर्स जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। ओके, इसके बाद सेकंड ग्रुप जो रहता है दैट इज डाइसैकेराइड, ठीक है। ये वो शुगर हुए जो इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 मोनोसैकेराइड, ठीक है। 2 मोनोसैकेराइड शुगर्स अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उसके बाद जो शुगर बनेगी उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड। ओके, अब ये जो भी डाइसैकेराइड रहते हैं वहां पे अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। केमिस्ट्री में आप आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन क्या रहता है। सो अल्फा फॉर्म रहता है कोई भी कंपाउंड का, बीटा फॉर्म रहता है, आइसोमेरिज्म के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो हर कंपाउंड जो रहता है उसके अलग अलग आइसोमर्स नेचर में प्रेजेंट रहते हैं और उसमें से ये जो भी मोनोसैकेराइड्स है अलग अलग कॉम्बिनेशन के आइसोमर से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी जो है वो अलग रहेगी। इसीलिए हर शुगर में अपन मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों 6 कार्बन वाली शुगर है, बट दोनों को अपन ने अलग अलग या दोनों को साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम क्यों दिया है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंज होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, ठीक है। सो डिस्टिंक्शन कहाँ पे रहता है कि उनमें बॉडी किस तरीके से है, किस तरीके की है एंड उसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री क्या बनती है पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड की, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज तय होती है। अब यहाँ पे ये जो भी डाइसैकेराइड रहते हैं वहां पे जनरली कोई भी 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्डिंग भी जो रहती है सभी के सभी डाइसैकेराइड में एक जैसी बॉन्डिंग नहीं रहती, मीनिंग 2 अलग अलग शुगर है तो उनके स्पेसिफिक कार्बन से ही वो अटैच रहती है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक 2 कार्बन जिनके बीच में बॉन्ड हो रही है वो हर शुगर में अलग रह सकता है। ओके, अब बेसिक चीज यहाँ पे क्या रखनी है, याद रखनी है कि 2 मोनोसैकेराइड ज्वाइन होंगे, डाइसैकेराइड को स्प्लिट होने के बाद 2 क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड। ओके, अब ये जो भी डाइसैकेराइड रहते हैं उनके बीच में भी जो बॉन्डिंग रहती है दे आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों शुगर्स में जो बॉन्ड रहता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे डाइसैकेराइड है वैसे ही क्या रहती है, ट्राइसैकेराइड, जिसमें 3 मोनोमर्स या 3 मोनोसैकेराइड रहेंगे। उसके बाद टेट्रा और पेंटासैकेराइड, ठीक है। या इन सभी को, ये जितने भी यहाँ पे ग्रुप बताए हैं इन सभी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। इन सभी को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। ये वो ग्रुप हुआ जहां पे 2 से लेके 8 या 10 मोनोमर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब ये पूरा वो ग्रुप हुआ जहां पे 2 से लेके 8 मोनोमर्स या 8 अलग अलग शुगर एक दूसरे से अटैच रह सकते हैं और इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग शुगर्स वहां पे अटैच रहेंगे और जितने ज्यादा शुगर्स रहेंगे उसकी ऑब्वियसली उनकी चेन उतनी लंबी बढ़ती जाएगी, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जिसको अपन कहेंगे, ये एक हुई, ये दूसरी कह सकती है इन सबको मिलाया तो, एंड उसके बाद थर्ड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये वो शुगर हुई जहां पे मोर देन 8 और मोर देन 10 मोनोमर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लगभग 10 से ज्यादा। सो 10 से ज्यादा अगर मोनोमर्स या शुगर यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे तो ऐसे शुगर को अपन क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब इन सभी शुगर्स इन दोनों ग्रुप में और थर्ड ग्रुप में डिफरेंस क्या रहता है, फर्स्ट 2 ग्रुप जो है, ठीक है, दे आर वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट टू टेस्ट,
ठीक है, जनरली सभी के सभी नहीं, जैसे जैसे डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड तक के एग्जांपल जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्वीट रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मोनोमर ऐड होते जाते हैं बाकी के शुगर जो है स्वीट नहीं रहते हैं। ऑलीसैकेराइड का एक एग्जांपल रहता है, शुगर का नाम नहीं याद आ रहा, बट ऑलिगोसैकेराइड में कुछ ऐसे शुगर्स जो रहते हैं वो जनरली स्वीट नहीं रहते हैं, ठीक है, वो शुगर से जनरल अपने एक रैफिनोज है, ठीक है, रैफिनोज इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ शुगर व्हिच कम्स अंडर द ऑलिगोसैकेराइड, और ये रैफिनोज पत्ता गोभी और फूल गोभी में रहता है, मोस्ट स्पेसिफिकली इन कॉलीफ्लावर। सो कॉलीफ्लावर में ये ऑलिगोसैकेराइड प्रेजेंट रहता है एंड इट जनरली डजंट टेस्ट स्वीट, ठीक है, बट मोस्टली डायसैकेराइड तक के जितने भी एग्जांपल है मोनोसैकेराइड एंड डायसैकेराइड के, उसमें से ज्यादा कैसे रहते हैं, स्वीट टू टेस्ट, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इजीली और रेडीली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये जो भी शुगर्स रहते हैं दीज आर नॉट स्वीट टू टेस्ट, दीज आर नॉट स्वीट, इसको नॉन स्वीट शुगर भी कहते हैं, एंड दूसरा दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, और इन सबका कॉमन एग्जांपल जो रहता है दैट इज स्टार्च, सेल्यूलोज। स्टार्च जो अपने कोई भी सीरियल में प्रेजेंट रहेगा, हर सीरियल जो अपन खाते गेहूं, चावल, बाजरा या मेज, इन सभी सीरियल ग्रेन्स में जो व्हाइट कलर का कंपाउंड रहता है वो कौन सा रहता है, स्टार्च, जो सीड में एज ए रिजर्व फूड मटेरियल करके स्टोर रहता है, एंड हर प्लांट की सेल वॉल जो रहती है वो सेल्यूलोज से बनती है। मेजोरिटी अपन जब भी लीफ कोई भी लीफ खाते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्ट क्या रहेगा, सेल्यूलोज, उसके सेल के अंदर जो भी विटामिन मिनरल और बाकी के कंटेंट रहते हैं वो तो मिलते ही है, बट एट द सेम टाइम हर प्लांट की सेल वॉल जो रहती है वो किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है, ठीक है। सो जनरली ये दो जो रहते हैं इसमें ग्लूकोज, दोनों भी दो शुगर्स जो रहती है वो ग्लूकोज की चेन से बनती है, बट उनमें स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। इसकी वजह से अपन ने क्या कहा, अपने मतलब साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये दो ग्रुप जो है उनकी प्रॉपर्टी अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ऐसा उसको अपन ने अलग अलग नाम दिया, अगेन अपने ने साइंटिस्ट ने। ओके, सो ये जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स है इनमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है, ठीक है, और सिर्फ बॉन्डिंग की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो है इस तरीके से चेंज होती है। अब यहाँ पे ये जो भी ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का, इसका एज अ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू या एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट इज दे प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, व्हाई, बिकॉज दे आर इजीली डाइजेस्टेड, ठीक है, अपनी बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है, भले ही वो कार्बोहाइड्रेट अपन शुगर के फॉर्म में खाते हो या दूध में से जो लैक्टोज मिलता है या चाय में अपन जो चीनी डालते हैं या कोई भी स्वीट में अगर चीनी डालते हैं, रोटी और चावल रोज अपन खाते हैं, तो ये सभी कंपाउंड क्या हुए, कार्बोहाइड्रेट, और ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, अपने सलावा में ही कार्बोहाइड्रेट या पर्टिकुलरली स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सो इजी डाइजेस्ट होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा मिलेगी, इसलिए उसको क्या बोला, इजीली और रेडिली अवेलेबल एनर्जी, बिकॉज दे आर इजीली डाइजेस्टेड, ठीक है। सो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है। और दूसरा, कार्बोहाइड्रेट से बहुत अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव बनते हैं जो अपने बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू या जॉइंट में लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो वो डेरिवेटिव हुए किसके, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, ये मेन फंक्शन हुआ, और उसके डेरिवेटिव के भी और फंक्शंस रहते हैं, ओके। सो ये एक ग्रुप हुआ दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेकंड ग्रुप रहता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो रहता है इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हेटेरोपॉलीमेरिक कंपाउंड और हेटेरोपॉलीमेरिक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। हेटेरोपॉलीमर क्यों बोला है, क्योंकि पॉलीमर मीन्स जहां पे बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट, क्योंकि जैसे यहाँ पे शुगर्स के बहुत सारे टाइप है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये मैनोज छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम्पल ये मोनोसैकेराइड के हुए, मैनोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये एग्जाम्पल किसके हुए, डाइसैकेराइड के, ठीक है। बट ये भी डाइसैकेराइड जो रहते हैं उसमें से ज्यादातर डाइसैकेराइड में ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेजेंट रहता है, ओके। पॉइंट इज कि यहाँ पे ये जो भी शुगर मॉलिक्यूल में वो एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ मोनोमर्स से बनते हैं, ठीक है।
प्रोटीन के केस में ऑलमोस्ट 20 अलग अलग मोनोमर्स रहते हैं, ठीक है। इन सभी को अपन ने बायोमोलिक्यूल बोला। और जनरली ये जो भी कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ऑलिगोसैकेराइड, इसको अपन क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये इनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा रहता है और ये बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स से बनते हैं। तो ये जो छोटे मोनोमर्स रहते हैं इसको अपन क्या कहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल। जैसे कार्बोहाइड्रेट के केस में माइक्रोमोलिक्यूल क्या हुआ, कोई भी मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो रहते हैं उसको अपन ने कैसे डिफाइन किया, इट इज अ हेटेरोजीनस और हेटेरोपॉलीमर और पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन ये भी एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है। अब ये प्रोटीन में मोनोमर, जिस चीज से पूरे प्रोटीन बनते हैं उस चीज को या उस केमिकल कंपाउंड को क्या कहते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। सो अमीनो एसिड, ऑब्वियसली नाम में एसिड है तो वहां पे कौन सा ग्रुप रहेगा, एसिडिक ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो यहाँ पे ये जो भी एसिड रहता है ये अलग अलग तरीके के ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट टाइप के एसिड्स रहते हैं, ठीक है। ये जो भी 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड रहते हैं इनके बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। एंड जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं वैसे ही अलग अलग टाइप के प्रोटीन भी रहेंगे, ठीक है। इसीलिए वर्ड कौन सा यूज किया, हेटेरोपॉलीमर, ओके। अब यहाँ पे ये जो भी मोनोमर्स है दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो रहते हैं इसमें से कुछ अमाइनो एसिड अपनी बॉडी खुद बना सकती है और बाकी के अमाइनो एसिड अपने को डाइट से लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो इसलिए अपन दाल ज्यादा क्यों खाते हैं, आप इंडियन डाइट में कोई ना दाल का परसेंटेज ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि उसमें बहुत डाइवर्स प्रोटीन रहता है, ठीक है। और प्रेशर कुकर में जब अपन खुद पकाते हैं तो ये चेन ब्रेक होती है जिससे फ्री अमाइनो एसिड कहेंगे या 2 या 3 चेन वाले अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो रिलीज होंगे, तो वो डाइजेशन के लिए और भी इजी जाता है या एब्जॉर्प्शन के लिए और भी कन्वीनियंट होगा, ओके। सो हर टाइप के फूड में या हर कल्चर के फूड में कोई ना कोई फॉर्म में प्रोटीन का सोर्स प्रोवाइडेड रहता है, ठीक है। सो ये जो भी प्रोटीन्स है इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, बिल्डिंग मसल्स। इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, बिल्डिंग मसल्स एंड बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग बॉडी, ठीक है। बॉडी मतलब जिम वाली बॉडी नहीं, नेचुरल बॉडी, ठीक है। वो तो एक्सरसाइज कर करके मसल को गाते हैं, बट हर मसल सेल जो रहती है वो बहुत सारे प्रोटीन से बनी रहेगी। सो ये जो भी प्रोटीन है वो ऑब्वियसली कहाँ से आने वाले हैं, डाइट से आने वाले हैं। इसीलिए ये क्या बोला कि प्रोटीन जो रहता है वो मसल बिल्ड करने में बॉडी का ये जो भी मसल का कंटेंट है, इसके अलावा जो भी फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर भी और कनेक्टिव टिश्यू भी, तो इसमें से हर ज्यादातर पोर्शन जो रहता है वो किससे बनता है, प्रोटीन फिलामेंट से, ठीक है। एंड प्रोटीन फिलामेंट ऑब्वियसली कहाँ से मिलेंगे, जब अपने को एक तो फ्री अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड का सोर्स मिलता है या फिर प्रोटीन डाइजेस्ट करके उससे अमाइनो एसिड रिलीज होंगे और उसके बाद ये बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ओके। अब यहाँ पे ये जो भी प्रोटीन्स रहेंगे ये प्रोटीन को अपन ने क्या बोला है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों बोला है, क्योंकि 2 अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है। सो ये एक अमाइनो एसिड हुआ, या इसको अपन बेसिक स्ट्रक्चर बता सकते हैं। आर, आर यानी अल्किल ग्रुप जो हर इसमें चेंज होता है, ओके। सो ये 2 अमाइनो एसिड हुए, ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। और ये जो भी पेप्टाइड बॉन्ड रहता है वो किसके बीच में रहता है, ये एक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एसिड के अमाइनो ग्रुप से। सो ये जो भी बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बनता है। अब ऐसे ही एक प्रोटीन में 10 भी अमाइनो एसिड रह सकते हैं, 100 भी अमाइनो एसिड रह सकते हैं, 50 भी अमाइनो एसिड रह सकते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ओके। और दूसरा उसका स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन क्या है, ये 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो भी प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, ओके। सो यहाँ पे ये 2 अमाइनो एसिड यहाँ पे बताया, ऐसे ही एक के बाद एक सीरीज में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, इसलिए वर्ड कौन सा यूज किया, पॉलीपेप्टाइड चेन। वर्ड कौन सा यूज किया, पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। अब ये हुआ प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन जो रहता है इसको अपन
दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उसके फंक्शन के बेसिस पे। फर्स्ट ग्रुप दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, जैसे नाम में मेंशन किया है, स्ट्रक्चर मींस जो बॉडी में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में या स्ट्रक्चरल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स जो है, जो मसल बिल्डिंग बताया कि ये मसल के अंदर जो भी मायोग्लोबिन ये क्या है, प्रोटीन है जो एक मसल की पूरी एनाटॉमी का पार्ट है। ठीक है, या एक सेल्यूलर कंपोनेंट का पार्ट है। तो मायोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली मसल नहीं बनने वाले। सो मायोग्लोबिन, उसके बाद केराटिन जो अपने बालों में और नेल्स में रहता है। ठीक है, सो ये सभी वो टाइप के प्रोटीन हुए जो बॉडी में कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो इन इसलिए उसको क्या बोला है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ओके, अब उसके बाद दूसरे जो रहते हैं फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, अब फंक्शनल प्रोटीन जो रहते हैं वहां पे फंक्शन के हिसाब से प्रोटीन जो है वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जांपल केराटिन, मायोग्लोबिन एक्सेट्रा, जो सेल या पर्टिकुलर सेल्यूलर कंपोनेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शनल प्रोटीन, अब ये फंक्शन के हिसाब से वैरी करता है। मींस कुछ प्रोटीन्स ऐसे रहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है, ऑक्सीजन कैरियर। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और ये प्रोटीन का काम क्या रहता है कि ऑक्सीजन को होल्ड करके रखे और पूरे बॉडी में उसको ट्रांसफर करे। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो रहते हैं, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज हॉर्मोन्स। ठीक है, हार्मोन का मेन फंक्शन बॉडी में सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म या पूरी फिजियोलॉजी के ऊपर कंट्रोल रखना। अब ये जो कोई भी हार्मोन्स रहते हैं वो एक तो ग्रोथ के सिग्नल दे सकते हैं, डेवलपमेंट के सिग्नल दे सकते हैं, या अपन खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन स्टार्ट करना चाहिए, इसके सिग्नल देंगे। खाना डाइजेशन खत्म होने के बाद एंजाइम्स को बनना बंद करना चाहिए, ये सिग्नल्स देंगे। या बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंज लाना हो। ठीक है, सो अगर अपन कोई भी ट्रोमैटिक इंजुरी या एक्सीडेंट से गुजरते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी में बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होंगे। अगर अपने को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे अपनी बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए। कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पे सेल रिपेयर करने का काम स्टार्ट होगा। कोई लीजन या फिर डैमेज हुआ है स्किन को तो वहां पे सेल डिवीजन और सेल रिपेयर करने के सिग्नल जाएंगे। सो ऐसे अलग अलग फंक्शन में प्रोटीन एक तो हार्मोन के फॉर्म में या एज अ ट्रांसमीटर के फॉर्म में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स को अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यानी क्या, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो बहुत कम टाइम में होती है। ठीक है, सो कैटलिस्ट वो कंपाउंड रहता है जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है, कम से कम टाइम लगता है। ओके, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, इसलिए उसको क्या बोला, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, इसलिए उसको क्या बोला, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, जैसे अगर कोई डेडलाइन है, तुमको एग्जाम वगैरह है तुम्हारी, ठीक है, सो ऑब्वियसली माँ बाप का प्रेशर रहेगा, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, नहीं तुमको इतने मार्क्स मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो वो प्रेशर जो क्या है वो तुमको ट्रिगर करेगा कि नहीं अपने को पढ़ना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली तुम इतने ही चिल रहोगे। ओके, सो ये प्रेशर क्या, ये पेरेंटल प्रेशर या कोई भी प्रेशर का काम क्या रहता है, एज ए कैटालिस्ट जो ट्रिगर करता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन या पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, अब ये वो मॉलिक्यूल जो है जो अपने सेल में जो भी रिएक्शंस हो रही है, ये सभी के सभी रिएक्शंस को जो है वो फास्ट करता है। ओके, क्योंकि हर रिएक्शन जो रहती है वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर इतनी ज्यादा एनर्जी हर रिएक्शन में अगर इन्वेस्ट होगी तो बॉडी की सारी एनर्जी सिर्फ रिएक्शन करने में एग्जॉस्ट हो जाएगी, बाकी की चीजों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। सो इसीलिए ये जो भी एनर्जी है ये कम से कम लगनी चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एनर्जी का, इसलिए एंजाइम्स जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स और प्रोटीन में फर्क क्या रहता है, सो एंजाइम्स प्रोटीन ही है बट इसके साथ एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप ऐड होता है,
ये ग्रुप जब तक ऐड नहीं होगा तब तक वो एंजाइम पर्टिकुलरली फंक्शनल नहीं रह सकता। ठीक है, सो इनमें इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या, प्रोटीन में सिर्फ अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें अगर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रुप अगर ऐड होता है तो उसके बाद वो एज अ कैटलिस्ट काम करने को लगता है, जब उसको अपन क्या कहेंगे, एंजाइम्स। ओके, सो ये फंक्शनल प्रोटीन हुए जिसका अलग अलग काम रहता है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट है जो इम्यूनिटी का मेंशन किया, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, या जिसको अपन क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, जब भी अपने को कोई भी फॉरेन इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले फीवर या उसके जैसे प्राइमरी बैरियर्स जो इन्फेक्शन को अपनी बॉडी में एंट्री करने से प्रिवेंट करते हैं, या एंट्री होने के बाद जो पहला रिस्पॉन्स रहता है, उसके बाद अगर इन्फेक्शन ठीक से कंट्रोल नहीं होता है तो वहां पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनते हैं जिसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनता, प्रोटीन के साथ दूसरे कार्बोहाइड्रेट या बाकी कंपाउंड भी उसके साथ एसोसिएटेड रह सकते हैं। ठीक है, सो ये जो भी कंपाउंड रहते हैं इनका मेन काम क्या है, अपने फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करना और अपनी इम्यूनिटी या अपनी हेल्थ को एक आइडियल लेवल पे मेंटेन करके रखना। सो ये कब बनेंगे, जब फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन इन्फेक्शन अपने बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और अपनी बॉडी को उसके अगेंस्ट क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, सो ये फंक्शनल रोल हुए किसके, प्रोटीन के। ओके ओके, देन नेक्स्ट थर्ड टाइप, लिपिड्स। ओके, अब ये जो भी बायोमोलिक्यूल रहता है ये कोई एक ही टाइप के मोनोमर से नहीं बनता। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अपन ने कैसे डिफाइन किया कि वहां पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट रहेंगे जो मिलके प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, ये जो लिपिड रहते हैं इसको अपन क्या डिफाइन करेंगे, एज ए हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये कोई एक टाइप के कंपाउंड से नहीं बनते, या सभी के सभी लिपिड में एक स्पेसिफिक टाइप का मोनोमर प्रेजेंट नहीं रहता। उसमें एक्चुअली कुछ लिपिड जो रहते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट रहेगा, और कुछ लिपिड्स ऐसे रहते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के अलावा भी और बाकी चीजें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, बट इन सभी को इस कैटेगरी में या लिपिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। A group of compound with hydrophobic nature. ओके, हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग या वाटर रिपेलिंग। सो ये वाटर रिपेल करने वाले जितने भी कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल नेचर में प्रेजेंट है वो बाय डिफॉल्ट किस में आएंगे, लिपिड्स में आएंगे। स्ट्रक्चरली भले ही वो बाकी लिपिड जैसे ना हो, ठीक है, बट उनकी इस एक प्रॉपर्टी की वजह से उसको अपन लिपिड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिपिड में भी बहुत अलग अलग टाइप रहते हैं। कुछ सिंपल लिपिड रहेंगे, ठीक है, उसके बाद कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड रहते हैं, और थर्ड जो रहते हैं इसको डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल लिपिड्स जो रहते हैं उसमें से, ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जहां पे ये सभी किससे बनेंगे, फैटी एसिड्स और अल्कोहल। ठीक है, मतलब ये अल्कोहल के डेरिवेटिव रहेंगे या फिर फैटी एसिड से बनते हैं। ठीक है, फैटी एसिड जो रहता है ये ऑर्गेनिक एसिड का एक कंपाउंड हुआ जो मोस्ट ऑफ द प्लांट में नेचुरली बनता है। अब ये सारे फैटी एसिड के चेन से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और उनको मिलके आप क्या कहेंगे, सिंपल लिपिड। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर फैटी एसिड से बनने वाले लिपिड जो रहते हैं इसमें अपन दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। पहले तो प्लांट और एनिमल में अलग अलग टाइप का फैट रहता है, मतलब उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अलग अलग रहेंगे, फैटी एसिड की चेन की अरेंजमेंट रहेगी वो भी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। अब यहाँ पे ये जो भी लिपिड्स रहते हैं इसको अपन दो कैटेगरी में बता सकते हैं, एक फैट्स एंड दूसरे ऑयल्स। ओके, फैट वो लिपिड है विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो सभी कंपाउंड फैटी एसिड से बने हुए जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, फॉर एग्जांपल बटर, घी। ठीक है, सो ये कंपाउंड जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है,
तो उनको अपन क्या कहते हैं, फैट। ठीक है। एंड ऑयल्स यानी कौन से कंपाउंड, द लिपिड्स और लिपिड, सिंपल लिपिड्स विच आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स which are liquid at room temperature। ठीक है। जैसे कोई भी एडिबल ऑयल या प्लांट डेरिवेटिव ऑयल, पीनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सो ये जितने भी ऑयल है इनको ऑयल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो लिपिड्स हुए जो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। ओके, सो ये एक कैटेगराइजेशन हुआ। दूसरा कैटेगराइजेशन जो रहता है वो ऐसा रहेगा कि जहां पे फैटी एसिड्स तो रहते ही है, बट इसके अलावा और एक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जिसको अपन एडिशनल ग्रुप कह सकते हैं। अब ये एडिशनल ग्रुप जो रहता है वो वैरी करता है। ओके, एडिशनल ग्रुप जो रहता है वो करता है। वो शायद एक मेटल आयन भी रह सकता है, या उसके अलावा यहाँ पे कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, या दूसरी हाइड्रोकार्बन की चेन भी रह सकती है। ओके, अब इसमें से एक कॉमन एग्जांपल रहता है जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। मतलब ऐसा लिपिड जिसमें कौन सा ग्रुप अटैच रहता है, फॉस्फोरस ग्रुप अटैच रहता है। एंड फॉस्फोलिपिड जो रहता है वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट रहेगा। आपने ऑलमोस्ट ऑल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें 90% से भी ज्यादा पार्ट या ऑलमोस्ट 90% पार्ट जो है वो कौन बनाता है, फॉस्फोलिपिड। सो यहाँ पे लिपिड है, बट उसके साथ क्या रहता है, एडिशनल ग्रुप। ओके, एंड थर्ड कैटेगरी जो रहती है लिपिड्स की, उसको डिराइव्ड लिपिड कहेंगे। अब यहाँ पे फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, सो यहाँ पे जनरली कौन से रहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड विथ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज रहती है, बट ये नेसेसरीली फैटी एसिड से नहीं बनते। एक्चुअली थर्ड कैटेगरी जो रहती है फैटी एसिड से बनता ही नहीं। ठीक है, ये एंटायरली दूसरे हाइड्रोकार्बन की चेन की वजह से बनता है। बट अगेन इसको फैट क्यों बोला है या लिपिड क्यों बोला है, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर या वाटर हेटिंग नेचर। ठीक है, जिसमें ये कंपाउंड टर्पीन से कंपाउंड रहता है। आप टमाटर जो खाते हैं उसमें लाइकोपीन रहेगा, वो एक कंपाउंड रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से कैरेट में रेडिश और ऑरेंज कलर आते हैं। ठीक है, सो ये कंपाउंड जो रहते हैं वो जनरली इस लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और अपने बॉडी में जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं यानी लिपिड से बनने वाले हार्मोन, वो भी हार्मोन जो वो टेक्निकली फैटी एसिड से नहीं बनते, बट वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सो ये हुआ लिपिड का। अब लिपिड का अपनी बॉडी में बेसिक फंक्शन क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल they are the reservoir of energy। ठीक है, दे आर दी रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का स्टोरेज जो रहता है वो कौन प्रोवाइड करेगा, फैट। भाई बिकॉज कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में दुगनी, मतलब अगर दोनों की एक क्या कहेंगे, सेम वैल्यू रहते हैं कंपाउंड की, ठीक है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो उतने ही अमाउंट ऑफ फैट जो रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 2 या 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ज्यादा रहती है एंड डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक मेजर मेजर वन ऑफ द मेन एनर्जी रिजर्वायर रहता है अपनी बॉडी में। ठीक है, और अपने बॉडी में जनरली फैट जो है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है या फिर कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। सो ये दोनों भी कंपाउंड जो रहते हैं विच कम्स अंडर फैट ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। ओके, और दूसरा फैट के डेरिवेटिव्स जो रहते हैं वो जॉइंट के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं, दूसरा हार्मोन बनाने में भी हेल्प करते हैं एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में भी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉस्फोलिपिड एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हुआ। ओके, एंड डाइट से जो भी अपन फैट खा रहे हैं वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और अभी जो फंक्शन मेंशन किए हर इसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देता है। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में, फैट के बारे में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी, दैट इज न्यूक्लिक एसिड।
ओके, न्यूक्लिक एसिड वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड हुए जो अपनी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल तैयार करते हैं या एक सेल का जेनेटिक मटेरियल तैयार करते हैं। हर सेल में जो कोई भी सेल का प्रोपगेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। ठीक है, अब इसको ये नाम क्यों दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये जो भी कंपाउंड है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला है? न्यूक्लिक एसिड। ऐसा एसिडिक कंपाउंड जो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड का बेसिक फंक्शन क्या रहता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। हर सेल में जो कोई भी प्रोसेसेस हो रही है, इन सभी प्रोसेसेस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ब्लूप्रिंट, वो सभी ब्लूप्रिंट कहां से मिलेगी? न्यूक्लियस से। क्योंकि ये जो भी अपने बॉडी में प्रोटीन बनाने का मैकेनिज्म है, लिपिड बनाने का मैकेनिज्म है, नए सेल्स बनाना, अगर सेल डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करना, ये सब चीजें सेल को कैसे पता है? क्योंकि ये सभी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में रहती है। ओके, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो भी न्यूक्लियस रहता है, इसमें अपन ये कंपाउंड को अपन दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं आरएनए और दूसरे को क्या कहते हैं? डीएनए। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस और नाइट्रोजन बेस, एंड थर्ड फॉस्फोरस। ठीक है, ये तीन चीजें मिलके एक क्या बनेगा? एक मोनोमर या एक यूनिट बनता है। ऐसे बहुत सारे यूनिट जो है वो एक सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, एंड ये जो भी सीरीज रहती है, जब ये तैयार होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? एक स्ट्रैंड। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपन डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या रहता है? शुगर का। ठीक है, डीएनए वो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हुआ जिसमें शुगर जो रहती है वो शुगर में ऑक्सीजन नहीं रहता, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए उसको क्या बोला है? डीऑक्सीराइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एंड दूसरी आरएनए, दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस शुगर का नाम हुआ, इसमें जब ऑक्सीजन नहीं रहता तब उसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, एंड इसमें इस शुगर में ऑक्सीजन जब रहता है तो उसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बैक्टीरिया से लेके एनिमल तक, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये दोनों बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये दोनों बायोमोलिक्यूल का मेन फंक्शन जो भी प्रोसेसेस करना है, ये किसके थ्रू करता है? थ्रू जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए जो है बेसिक स्ट्रक्चर पता है, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल रहेगा, ये एक स्ट्रैंड हुई, ये एक स्ट्रैंड ऐसे बहुत सारे मल्टीपल यूनिट, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये तीन चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनती है। ऐसी हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स मिला के एक स्ट्रैंड बनेगी। ओके, और वैसे ही दूसरी स्ट्रैंड बनती है। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी, इसलिए इन स्ट्रैंड को एंटी पैरेलल कहते हैं, और इनके बीच में अपन बॉन्डिंग बताते हैं। तो ये जो भी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग किसके बीच में रहती है? नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस बेस ऐसे रहेंगे, दूसरे स्ट्रैंड के ऐसे रहेंगे, और इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सो डीएनए क्या हुआ? इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा और लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कोई भी सेल कब तक जिंदा रहेगी टेक्निकली? जब तक उसकी न्यूक्लियस फंक्शनल है। एक बार उसकी न्यूक्लियस फंक्शनल नहीं रहेगी या डीएनए मॉलिक्यूल जो वो डिसरप्ट या डैमेज हो गया, तब वो सेल जिंदा नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। एंड दूसरा, कंट्रोल ऑल प्रोसेसेस, जिसको अपन लाइफ प्रोसेसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में या सेल में जो भी प्रोसेस हो रही है वो। ठीक है, एंड ये सब कैसे बनेंगे? थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए।
और ये जो भी थोड़े थोड़े या स्मॉलर सेगमेंट्स रहते हैं, इन सभी सेगमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? जीन्स। ओके। दूसरा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो रहते हैं, ये सभी मॉलिक्यूल जो है वो कैसे रहेंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से ही बनती है, बट ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल रहेंगे। एंड ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो है वो 3 टाइप के रह सकते हैं। बेसिक आप पता है सबको, RRNA, tRNA एंड mRNA। ठीक है, अब इन सब का फंक्शन क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, mRNA का मीनिंग क्या रहता है? मैसेंजर RNA। किसका मैसेंजर? सेल का। किससे मैसेज लेगा? फ्रॉम डीएनए। सो डीएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके ऊपर कॉपी होती है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर। और ये मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन को एक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जो कंपाउंड बनाने में कौन हेल्प करेगा? टीआरएनए एंड आरआरएनए। टीआरएनए का मेन फंक्शन क्या रहता है? टू कैरी अमाइनो एसिड और अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड को क्यों कैरी करेगा? क्योंकि ये अमीनो एसिड लेके आगे चल के क्या बनेंगे? प्रोटीन। सो ये जो भी प्रोटीन बनते हैं, ये प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प करता है? आरआरएनए। और आरआरएनए कैसे हेल्प करेगा? बाय फॉर्मिंग राइबोसोम। राइबोसोम वो सेल ऑर्गेनेल हुआ जो एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो एमआरएनए मैसेज लेके आएगा, राइबोसोम असेंबली बनाता है, और ये असेंबली से का यूज करके ये मैसेज को प्रोटीन में कौन कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा? टीआरएनए, जो यहाँ पे अमाइनो एसिड ला रहा है। ठीक है, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो भी चीजें हो रही है वो सभी चीजें किसके इशारे पे या किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? ऑन डीएनए। ठीक है, सो डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसके ऊपर कॉपी होती है? एमआरएनए। और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन जो भी है वो इन दोनों आरएनए का हेल्प करके उसका कन्वर्शन किस में होता है? प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो भी प्रोटीन है ये दो तरीके से काम करेगा। एक तो ये खुद डायरेक्टली कोई ना कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, वहां पे ये डायरेक्टली कोई ना कोई चेंज करता है। दूसरा, अगर ये डायरेक्टली किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहता या डायरेक्टली अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं करता, तो ये ऐसा ही सेल में चेन रिएक्शन ट्रिगर करता है, जिस चेन रिएक्शन की वजह से वहां पे कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। मतलब अपने पर्टिकुलर ग्लैंड में आरएनए से कोई तो भी प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन एज अ मैसेंजर काम करता है, बॉडी के दूसरे कोई ऑर्गन में जाके टारगेट करेगा, और वो ऑर्गन में टारगेट करने के बाद उस ऑर्गन में कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। ओके, सो ये डायरेक्टली चेंज करता है और triggers a series of chain reaction। ठीक है, सो कोई भी जीन्स जब एक्सप्रेस हो रहा है, या डीएनए खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन के थ्रू। सो प्रोटीन डायरेक्टली चेंज करेंगे या ऐसी चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी में कोई चेंज आता है। ठीक है, सो ये 4 मेजर बायोमोलिक्यूल के ग्रुप हुए। इसके अलावा और भी रहते हैं जैसे मेंशन किया, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ओके, हॉर्मोन्स तो मैसेंजर वगैरह ये सब चीजों का काम करते हैं। अब यहाँ पे विटामिन और सॉल्ट को अलग से क्यों बताया? क्योंकि ये कोई मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इनका एक तो अमाउंट अपने बॉडी में बहुत कम लगती है, बहुत ज्यादा डेली रिक्वायरमेंट नहीं रहता जितना बाकी एज अ डाइट या न्यूट्रिशन के हिसाब से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये 3 कंपाउंड जो रहते हैं, ये 3 कंपाउंड अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहते हैं। ओके, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड का रिजर्वायर अपने बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये उसके मेजर फंक्शन हुए। सॉल्ट या विटामिन का फंक्शन क्या रहता है? ये जो एंजाइम्स का फंक्शन बताया था कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो ये जो एंजाइम्स रहते हैं उनमें ये जो एडिशनल पार्ट रहता है वो तो एक विटामिन रहेगा या मिनरल्स रहेंगे। ठीक है, मिनरल्स जो सॉल्ट के फॉर्म में अपन खा रहे हैं, या हर फूड ग्रुप में कोई बहुत सारे हम मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, हर फल सब्जियों में रहते हैं।
सो वो भी अपने बॉडी की मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजी का पार्ट बनते हैं। सो ये जो भी मेटल या मिनरल आयन है या विटामिन है, ये विटामिन ज्यादातर एंजाइम को एक्टिव करने में या एंजाइम के फंक्शनल एस्पेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके।